गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करेंगे 9th क्लास का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, हम बच्चों यूकैरियोटिक सेल को कर रहे हैं लगातार और उसके अलग अलग पार्ट्स हमने स्टडी कर लिए हैं कई। तो आज हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे एक यूकैरियोटिक सेल में जिसको हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है बच्चों। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ ऑर्गेनल्स शामिल हैं जिनके फंक्शन आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं? एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड फोर्थ है वैक्यूल। वैक्यूल। तो चार ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कि सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड हैं। ये चार ऐसे ऑर्गेनल हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है और चारों मिलकर क्या बनाते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले सेल बनी थी, उसमें न्यूक्लियस बना और न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बना जिसमें कितने ऑर्गेनल शामिल हैं? चार। इन चारों के फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए इसको एंडो मेम्ब्रेन, इन चारों को मिला के एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं। तो हम आज से ये स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, किसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो हम यूकैरियोटिक सेल कर रहे हैं बच्चों। तो यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग सेल ऑर्गेनल हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, सबके अलग अलग फंक्शन है। यानी सेल के अंदर काम बटा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। न्यूक्लियस का अलग काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है, सबके अलग अलग काम है, सब ने अपने अपने काम बांट रखे हैं। तो सबके काम से ही सेल का काम होता है। यानी कि सेल क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो सेल के अंदर काम बटा हुआ है, ठीक है, उससे सेल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो यूकैरियोटिक सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, काम बटा हुआ है, अलग अलग ऑर्गेनल अलग अलग काम करते हैं जिससे सेल का ओवरऑल वर्क होता रहता है। तो आज हम करेंगे किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। 9th से आपका बेस बनता है बच्चों, 9, 10 से ही +1 +2 का बेस बनता है। जो बच्चा यहाँ पर बेस बना गया उसको +1 +2 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिसका बेस यहाँ पर कच्चा रह गया उसको 9th, उसको +1 और +2 साइंस में प्रॉब्लम पक्की आएगी। तो यहीं पर अपने बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक यानी कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड, रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये एक नेटवर्क होता है, किसका? मेम्ब्रेन का। ए नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब जालसा, ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ए नेटवर्क ऑफ ए मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का बना नेटवर्क होता है जो सेल के अंदर फैला होता है। इसका जो फैलाव हो कहां से कहां तक होता है? न्यूक्लियस से लेके और सेल मेम्ब्रेन तक हो सकता है ये, ठीक है। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेट कहां से कहां तक होता है? सेपरेट्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस से लेके और सेल मेम्ब्रेन तक फैला हो सकता है। ये पूरा एक जाल सा होता है, एक जाली सी होती है सेल के अंदर। तो इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे डायग्राम बना के सिंपली। सपोज ये कोई सेल है, ये सेल है मान लो, ठीक है, ये सेल है कोई, और सेल में आप जानते हो ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का। तो इस प्रकार एक नेटवर्क होता है जो कि न्यूक्लियस की, इसका जो ओरिजिन है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से होता है। मतलब न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां से ही स्टार्टिंग होती है इसकी। इस प्रकार से पूरा एक नेटवर्क है। पूरा एक नेटवर्क है बच्चों, ऐसे इस तरह से। पूरा एक नेटवर्क सा फैला होता है और ये नेटवर्क मैंने बताया कहाँ तक होता है? शाबाश, ये सेल मेम्ब्रेन तक हो सकता है। समझे? एक पूरा नेटवर्क है मेम्ब्रेन का बना हुआ, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जो ये तो है साइटोप्लाज्म, और ये जो मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन। इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन।
ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन के जो अंदर का स्पेस है ल्यूमन और ये क्या है साइटोप्लाज्म। अंडरस्टैंड? ठीक है, वेरी सिंपल, क्लियर। तो ये पूरा जाल सा होता है इस प्रकार से, एक यहां भी बना देता हूं मैं ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको ध्यान से देखना कि अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ऊपर मैंने ये डॉट्स से दिखाए हैं, यहाँ पर इसकी जो मेम्ब्रेन के ऊपर आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ ग्रेन दिखाई दे रहे हैं आपको, ग्रेनुल्स। ये जो ग्रेनुल्स होते हैं ये राइबोसोम्स होते हैं बच्चों, जो कि मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ क्या है, ये अटैच हैं। ये राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम्स। और इसके अंदर मैंने राइबोसोम नहीं दिखाए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप हो जाती है मेरे बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो प्रकार का हो जाएगा। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो ग्रेन्स होते हैं, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्या होता है, जिसकी सरफेस रफ है, जिसकी सरफेस पे ग्रेन से दिखाई दे रहे हैं, वे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स के ग्रेन्स होते हैं वो रफ। और जिसकी मेम्ब्रेन की सरफेस पे नहीं है ग्रेन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप हो गई, रफ और स्मूथ। ठीक है, दो टाइप है, तो फंक्शन भी दोनों के क्या है, अलग अलग हैं। रफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। राइबोसोम का फंक्शन होता है, राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनती है। राइबोसोम्स के अंदर क्या बनती है, प्रोटीन। तो रफ का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, क्लियर। स्मूथ है, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, इसका मतलब यहां पर प्रोटीन्स नहीं बनती, लेकिन इसका कोई ना कोई तो फंक्शन है। तो इसके अंदर क्या बनेगा, इसकी मेम्ब्रेन्स में ऐसे एंजाइम्स है जो अलग अलग प्रकार की क्या बनाते हैं, लिपिड्स और हार्मोन्स। लिपिड्स एंड हार्मोन्स। तो डायग्राम तो आपने देख लिया, अब इनके फंक्शन और नोट कर लीजिए क्या क्या है। अब ये जो RER है, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन है बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस प्रोटीन्स कैसे बनती है, तो आप बता सकते हो, क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है, इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स के अंदर ही क्या बनती है, प्रोटीन्स। दूसरा मैंने क्या लिखा है आपको, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, यहां पर राइबोसोम्स नहीं है, लेकिन इसका भी फंक्शन है। इसमें क्या बनता है, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड्स। एंड दूसरी चीज क्या बनती है, स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स। स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स। लिपिड्स क्या होता है, फैट्स। तो सेल को जो लिपिड्स बनानी होती है अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से सेल जो है वो लिपिड्स को बना लेती है। ठीक है बच्चों हम जो डाइट खाते हैं, हमारी डाइट में प्रोटीन्स भी होता है, लिपिड्स भी होता है, सब कुछ होता है, हम फैट भी खाते हैं। अब वो डाइजेस्ट होकर हमारी सेल में जाता है, फिर उनसे सेल अपने हिसाब से बनाती है, सेल अपने अकॉर्डिंगली प्रोटीन बनाती है। हम प्रोटीन खाते हैं, वो रॉ मटेरियल है, हमारी बॉडी में क्या हो गया, वो डाइजेस्ट हो गया। फिर डाइजेस्ट होने के बाद उसके जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेल में जाएंगे, सेल उनको फिर जोड़ के अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। इसी प्रकार लिपिड भी जो सेल है अपने अकॉर्डिंगली बनाती है। साइटोप्लाज्म में लिपिड का सिंथेसिस होता रहता है। ठीक है, अगला क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन और भी है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो हम ड्रग्स खाते हैं, ड्रग्स का मतलब यहाँ पर मेडिसिन से है, क्योंकि मेडिसिन को भी हम ड्रग्स कहते हैं, जो हमें बीमारियों से दूर करती हैं। तो जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं, अपना इफेक्ट दिखाते हैं, और कुछ समय के बाद बॉडी में अपने आप क्या हो जाते हैं, वो डिग्रेड, डिटॉक्सिफाई हो जाता है। तो सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स है जो उस मेडिसिन को डिग्रेड करते हैं, यानी उसको हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि फिर हमारे बॉडी में एज ए वेस्ट बाहर निकल जाता है। समझे? तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी यहां पर होता है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आपको बता दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आपको मैंने बता दिया। आ सकता पेपर में कर दोगे, वेरी गुड। अब हम आज एक और नेक्स्ट ऑर्गन और कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी।
गोल्गी बॉडीज, या इसको गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं बच्चों, गोल्गी अपरेटस। यू कैन कॉल इट गोल्गी बॉडीज और गोल्गी अपरेटस भी इसको आप कह सकते हो। तो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो एक सेल ऑर्गेनल लेकिन कम्प्लेक्स फॉर्म में है। इसमें क्या होता है कि ये भी मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर से बना है। इस प्रकार होता है सेल के अंदर, ये सेल है मान लो, तो सेल के अंदर ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास मिलेगा, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मिलेगा ये, क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आता है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आता है तो सारे पास पास होते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ये मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर हैं ऐसे जो इसको बनाते हैं। ये एक मेम्ब्रेन का, इसी प्रकार फिर दूसरा मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों। ये सारे मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर इसको बना रहे हैं। इस प्रकार से ठीक है। तो पूरा ये जो सिस्टम से आपको दिखाई दे रहा है आपको ऐसे, ठीक है, पूरा जो आपको सिस्टम सा दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बोलो शाबाश, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, तो ये गोल्गी बॉडीज है, पूरा एक गोल्गी बॉडी है, बल्कि एक पूरी गोल्गी बॉडी ही है पूरा। ठीक है, ठीक है, पूरी गोल्गी बॉडी है जो कई प्रकार के। अब ये जो एक स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न, जो मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, इसको सिस्टर्न बोलते हैं। ठीक है, ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रही है मेम्ब्रेन की बनी, इनको क्या बोलते हैं, वेसिकल, और ये इस तरफ ट्यूबुल्स। तो ट्यूबुल्स, वेसिकल्स और ये सिस्टर्न हैं, इनसे मिलके गोल्गी बॉडी बना है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर किसके बने बच्चों, मेम्ब्रेन के बने हैं। किसके बने हैं, मेम्ब्रेन के बने। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको सेल में नजर आएंगे। एनिमल सेल में तो एक सिंगल सेट ही मिलेगा आपको गोल्गी बॉडी का। प्लांट सेल में इस तरह के कई सेट बिखरे हुए मिलेंगे जगह जगह पर। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी के अलग अलग सेट होते हैं। ये एक सिंगल सेट दिखाया आपको। एनिमल सेल में सिंगल सेट ही होता है, बट इनके केस ऑफ प्लांट सेल्स ये बिखरे होते हैं अलग अलग। ठीक है, क्लियर। ये गोल्गी बॉडी है। एक साइड जो होती है इसकी उसको बोलते हैं सिस फेस, और एक साइड को क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस। ट्रांसफेस। ये सारे जो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर ये आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के द्वारा आपस में क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या है बच्चों, गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन है वो है पैकेजिंग, पैक करना। सेल के अंदर कोई चीज़ बनती है, जैसे प्रोटीन्स बनती है, लिपिड्स बनता है, सेल को उस चीज़ को सेल ने बाहर भेजना है मान लो, तो सेल उस चीज़ को पैक करती है पहले। तो पैकिंग किस में होएगी, गोल्गी बॉडी में। तो जो भी चीज़ पैक होती है वो यहाँ पर आएगी, यहाँ इंटर करेगी, किस साइड में इंटर करेगी, सिस फेस की तरफ, यहाँ इंटर करेगी वो, और सभी सिस्टम से गुजर के और यहाँ से बाहर निकलेगी। तो जो बाहर निकलती है वो क्या हो चुकी है, पैक, पैकिंग। तो सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनती है, बताया था। तो वो प्रोटीन वहाँ से बन के किसके पास आएगी, गोल्गी बॉडी के पास आएगी। वहाँ पर वो पैक होके फिर बाहर जाएगी। उसको सेल खुद भी यूज़ कर सकती है, उसको बाहर भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो पैक होनी जरूरी है। अगर मान ले कोई चीज़ पैक नहीं होती, मान ले प्रोटीन बना ली सेल ने, अगर वो पैक नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीज एंजाइम्स होते हैं जो उसको डिग्रेड कर सकते हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इसलिए पैकिंग से क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन। लिपिड्स बनाई है सेल ने, तो लिपिड्स की भी क्या होती है, पैकिंग। पैकिंग का मतलब उसके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। तो ये काम गोल्गी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये पैकिंग वाला काम एंजाइम्स करते हैं। तो इसको क्या काम मिला सेल में, पैकेजिंग का, पैकेजिंग का काम मिला, इसको पैक करती है। इसके अलावा और भी कई काम कर सकती है, पैकिंग करती है। इसके अलावा गोल्गी बॉडी में और क्या काम होता है, ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर बनती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन तो आप जानते हो, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का जो कॉम्बिनेशन है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी यहाँ पर बनती हैं, किसमें, गोल्गी बॉडी में। गोल्गी नाम क्यों पड़ा इसको, क्योंकि इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गोल्गी ने। कैमिलो गोल्गी जो साइंटिस्ट है उन्होंने किया था। उन्होंने एक नर्व सेल की स्टडी के दौरान,
नर्व सेल पे काम किया था इन्होंने, नर्व सिस्टम पे काम किया था, इनको नोबेल अवार्ड मिला हुआ है। तो नर्व सेल को इसने स्टेन किया किससे? सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट। तब उसको जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी जो बॉडी है, तब इसने जो स्टेन हो जाती है, स्टेन का मतलब कोई मतलब सेल ऑर्गेनल किसी केमिकल को, किसी डाई को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बोलते हैं स्टेन, यानी स्टेन हो गया। तो गोल्गी बॉडी जो है सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से इसने देखी थी सबसे पहले बिफोर 19th सेंचुरी, और गोल्गी बॉडी को, और इस रिएक्शन को ब्लैक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक रिएक्शंस। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन ब्लैक रिएक्शंस, और ये ब्लैक रिएक्शंस किस सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड है, तो आप बता देना किससे है, गोल्गी बॉडी से। तो गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया किसने? कैमिलो गोल्गी ने एक नर्व सेल में डिस्कवर किया। क्या केमिकल यूज किया था? सिल्वर नाइट्रेट, और उस रिएक्शन को ब्लैक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी बच्चों, थैंक यू लॉट।